हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी की नकल करना पड़ गया भारी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिखा दी शहबाज को उनकी औकात। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस चीज को लेकर और साथ ही साथ बताएंगे जहां समुद्र के बीचों बीच आमने सामने आए अमेरिका और चीन के जहाज, अमेरिका ने दे डाली चेतावनी। जी हाँ, साथ ही साथ बताएंगे जहां भीषण हादसे के तुरंत बाद ट्रेन ड्राइवर ने कही थी बहुत बड़ी बात रेलवे ने कर दिया है। अब इसका बड़ा खुलासा सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, तो सारी जानकारियां बताएंगे, तो बनेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के लोगों का दिल से समर्थन करते थे। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी जी की नकल करना पड़ गया भारी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिखा दी औकात। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। एर्दोगन के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई नेता शरीक हुए, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले एर्दोगन ने सभी विदेशी मेहमानों के गले लग उनका स्वागत किया। इस दौरान एर्दोगन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश की, लेकिन एर्दोगन ने शहबाज को अनमने ढंग से सिर्फ कंधे से लगाकर ही दूर कर दिया पकड़कर। इस मुलाकात का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का मूसा बन गया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसे शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। शहबाज का मुल्क इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वे तुर्की से पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि एर्दोगन काफी होशियार हैं। वे जानते हैं कि शहबाज शरीफ क्या करने की कोशिश करने वाले थे। कुछ यूजर्स ने लिखा कि शहबाज शरीफ जबरन एर्दोगन के गले पड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक भारतीय यूजर ने कहा कि शहबाज एर्दोगन के कान में धीरे से पैसे का अनुरोध कर रहे थे, तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति बिना किसी हाव भाव के उनकी बातें सुन रहे थे। दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ ने यह देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के उनके सर्वोच्च नेताओं से मिलते हैं और सबसे गले मिलकर उनका अभिवादन करते हैं। और ऐसे में क्यों ना मैं भी तुर्की के राष्ट्रपति के साथ गले मिलूं। और ऐसे में दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने अचानक से ही उनको हटा दिया पकड़कर, और यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी जैसा साख शहबाज शरीफ या पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो एक अच्छा देश नहीं बन जाता। ऐसे में दोस्तों, अपनी राय आप लोग कमेंट में जरूर कहिए और शहबाज शरीफ को क्या सुझाव देना चाहेंगे दोस्तों पीएम मोदी जी जितने लेवल तक पहुंचने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां समुद्र के बीच आमने सामने आए यूएस और चीन के जहाज, अमेरिका ने दे डाली चेतावनी। बता दें, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक चीनी जहाज ने अमेरिकी जहाज को सुरक्षित तरीके से ओवरटेक किया। दोनों जहाज महज 150 मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद चीन का जहाज वहां से निकल गया। घटना को लेकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर ने अपने एक बयान में कहा कि चीन के नेवी शिप का हमारे वारशिप के सामने आ जाना सिर्फ ये साबित करता है कि चीन टकराव चाहता है। अगर ऐसा है तो अमेरिका इसका जवाब जरूर देगा। एक हफ्ते में दूसरी बार चाइना की तरफ से उकसावे वाली हरकत की गई है। बयान में कहा गया है कि बीजिंग के जहाज ने अमेरिकी चुंग हुन विध्वंसक को असुरक्षित तरीके से पास किया। इस दौरान चीनी जहाज खतरे वाले क्षेत्र में आ गया था। हालांकि अमेरिकी जहाज ने किसी अनहोनी से बचने के लिए अपनी रफ्तार कम कर ली। अमेरिकी सेना ने इस घटना को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जहां भी अनुमति देता है वहां सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ अमेरिकी विमान उड़ता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीनी जहाज ने सुरक्षित तरीके से काम किया और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग के समुद्री नियमों का उल्लंघन किया। 10 दिनों से भी कम समय में अमेरिकी और चीनी सैन्य संपत्तियों के बीच यह दूसरी करीबी मुठभेड़ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन की बहुत बड़ी चेतावनी, कहा ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष होगा विनाशकारी। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने चेतावनी दी है कि ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष एक विनाशकारी साबित होने वाला है। इस क्षेत्र में चाइना के कार्यों की आलोचना की है और हमारी नीति स्थिर और दृढ़ है। यह अमेरिकी प्रशासनों में सच साबित हुआ है और हम दोनों तरफ से यथास्थिति में एक तरफा बदलाव का स्पष्ट रूप से विरोध करना जारी रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर जयशंकर जी का राहुल गांधी पर सीधा निशाना, कहा मैं विदेश में राजनीति नहीं करता। जी हां, इशारों इशारों में खूब सुनाया राहुल गांधी को। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति देश से बाहर कदम रखता है तो कभी कभी राजनीति से बड़ी चीजें होती हैं। जयशंकर जी का यह बयान ऐसे समय में आया
जब कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कई बार निशाना साधा। कांग्रेसी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद गांधी ने इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका के सांता क्लारा में भारतीय मूल के अमेरिकियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी और विभिन्न मोर्चों पर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा था। शनिवार को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद केप टाउन में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम में जयशंकर जी ने कहा कि वो अपने बारे में बात कर सकते हैं और विदेश यात्रा के दौरान राजनीति नहीं करते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, मैंने कहा है कि मैं केवल अपने लिए बात कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं विदेश जाऊँ तो राजनीति न करूँ। जी हाँ, उन्होंने कहा मैं स्वदेश में बहस करने और जोरदार तरीके से बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जानते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की भी एक निश्चित सामूहिक जिम्मेदारियां होती हैं। राष्ट्रीय हित होता है, सामूहिक छवि होती है, कभी कभी राजनीति से भी बड़ी चीजें होती हैं और जब आप देश से बाहर कदम रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, जयशंकर जी का कहना भी बिल्कुल ठीक है कि जब आप अपने देश से बाहर कदम रखते हैं तो देश की आंतरिक चीजें देश में ही छोड़कर जानी पड़ती है और बाहर जाकर के सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति से ऊपर जाकर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में हमारी भारत की जनता इस पर क्या जवाब देना चाहेगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल में घटी हिंदुओं और बौद्धों की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या का क्या है हाल बता दें। नेपाल में पिछले दशक में हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से घट गई है, जबकि मुसलमानों एवं ईसाइयों की जनसंख्या मामूली रूप से बढ़ी है। देश की जनगणना रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है। केंद्रीय जनसांख्यिकी ब्यूरो द्वारा शनिवार को जारी 2021 की एक जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 81.19% हिंदू होने के साथ ही नेपाल में हिंदुत्व प्रमुख धर्म है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ एक और खबर बताते हैं, जहां भारत नेपाल के रिश्ते भगवान राम के भरोसे, रामायण कॉरिडोर के साथ चाइना को पड़ोसी से दूर करने की पूरी तैयारी। जी हाँ, पिछले एक साल से भारत और नेपाल के रिश्तों में गोरखा सैनिकों की भर्ती की वजह से काफी तनातनी जारी है। अग्निवीर स्कीम की वजह से नेपाल ने 200 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया। लेकिन जब पिछले दिनों नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत आए तो उन्होंने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई आपसी मसलों पर चर्चाएं की, मगर इसी दौरान भारत ने रामायण कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाने की ख्वाहिश जताई। ये भारत की तरफ से वो कदम होने वाला है जो चाइना को नेपाल से दूर करके उसे फिर से उसके करीब ला सकता है। भारत और नेपाल के बीच कई ऐसी जगह, धार्मिक जगह हैं जो इन दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। दोनों ही देश हिंदू धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र है। साथ ही इन दोनों देशों का भगवान राम से भी गहरा नाता है। अब भारत श्री राम जी के सहारे नेपाल के करीब होने की तैयारी कर चुका है। भारत की तरह नेपाल में भी भगवान राम की वहां की जनता की आस्था का केंद्र बिंदु है। अब भारत एक नेपाल तक एक ऐसा रेलवे नेटवर्क तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो चाइना को पछाड़ करके दोनों देशों की साझा विरासत को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सूत्रों पर अगर यकीन करें तो भारतीय रेलवे रामायण कॉरिडोर के जरिए नेपाल तक ट्रेन चलाना चाहती है। ये रेलवे लाइन नेपाल में जनकपुर को भारत से जोड़ेगी। विशेष ट्रेन पूरे भारत में हिंदुओं के पवित्र स्थलों को कवर करेगी और जिसने भगवान राम के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाई, जिसमें भगवान राम जी की जन्म स्थली अयोध्या के साथ सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचलम जैसे स्थान शामिल है। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा ने इस बारे में कुछ दिनों पहले कहा था कि इस प्रोजेक्ट का कार्य प्रगति पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो दोस्तों चाइना का नेपाल से दूर होना निश्चित है और फिर एक बार भारत के करीब, बहुत करीब नेपाल आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी वास्तव में चाहते हैं ये बहुत बढ़िया और अच्छा जरिया है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रेन हादसे पर जताया शोक, कहा दुख की इस घड़ी में हम भारत के साथ खड़े हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर शोक जताया। उनका कहना है कि वो हादसे के कारण काफी दुखी हैं। बता दें कि हादसे में करीब 288 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं और अमेरिकी की पहली महिला जिल बाइडेन ट्रेन हादसे की खबर से दुखी है। मृतकों और घायलों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने लोगों को खोया है। बाइडेन ने आगे कहा कि अमेरिका और भारत एक मजबूत रिश्ता साझा करता है। सांस्कृतिक और पारिवारिक रूप से ही दोनों देश एक दूसरे से एकजुट है। उनका कहना है कि अमेरिका की जनता भारत में हुए हादसे के लिए शोक मना रही है। अमेरिका इस दुख की घड़ी में भारत के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्लिंकन ने भी फोन करते हुए जयशंकर जी को कहा कि मैं काफी दुखी हूँ उस ट्रेन हादसे को लेकर। जी हाँ, जिसके बाद जयशंकर जी ने कहा शुक्रिया एंटोनी ब्लिंकन
ब्लिंकन जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को अपने भारतीय समकक्ष जयशंकर जी से बात करके ओडिशा में भीषण रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। फिलहाल नामीबिया का दौरा कर रहे जयशंकर जी ने ट्वीट में कहा कि इस मुश्किल समय में ऐसी भावनाओं की काफी अहमियत है। जयशंकर जी ने ट्वीट किया कि ओडिशा रेल दुर्घटना पर अपनी एकजुटता और सहानुभूति व्यक्त करने के लिए फोन करने को लेकर विदेश मंत्री ब्लिंकन का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कठिन समय में ऐसी भावनाओं का बहुत महत्व है। आप भी दोस्तों एंटनी ब्लिंकन जी को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा और बाइडेन को भी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां आखिरकार ब्रिटेन ने मान ही लिया कि कोहिनूर हीरा भारत से जबरन लिया गया था। जी हां, ब्रिटेन के शाही परिवार ने स्वीकार किया है कि भारत से कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। महाराजा दिलीप सिंह को इसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन में रॉयल्स ज्वेल्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि लाहौर संधि के तहत दिलीप सिंह के सामने कोहिनूर सौंपने की शर्त रखी गई थी। बकिंघम पैलेस के रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की मंजूरी के बाद प्रदर्शनी में यह लिखा गया है। दरअसल पहली बार कोहिनूर समेत कई बेशकीमती हीरे जवाहरात टावर ऑफ लंदन की प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रिटेन ने यह मान ही लिया है कि कोहिनूर हीरा भारत से जबरन लाया गया है, तो आखिर अब भारत को लौटाया कब जाएगा? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कोहिनूर हीरा भारत को वापस लाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां रशिया से चाइना जा रहा था तेल का टैंकर स्वेज जो नहर में फंस चुका है। रेस्क्यू के लिए लगाने पड़ गए 3 टग बोट्स। जी हाँ, दुनिया का जंक्शन कहे जाने वाले स्वेज नहर में रविवार को एक तेल टैंकर फंस गया। इस भारी भरकम जहाज को खींचने के लिए स्वेज नहर प्राधिकरण को 3 टग बोट लगाने पड़ गए। ये तेल टैंकर रशिया से चाइना जा रहा था। इस दौरान जब टैंकर स्वेज नहर को पार करने लगा, इस दौरान उसकी मशीनरी में खराबी आ गई। मशीन खराब होते ही ये भारी भरकम तेल टैंकर स्वेज नहर में बंद पड़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्वेज नहर प्राधिकरण के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें पिछली घटना याद आने लगी जब चीन जा रहे एक जहाज के कारण स्वेज नहर कई दिनों तक बंद रहा था। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर ऐतिहासिक जीत के बाद एर्दोगन ने ले ली राष्ट्रपति पद की शपथ। आर्थिक संकट झेल रहे देश को अब उस संकट से उबारने की बहुत बड़ी चुनौती है एर्दोगन के पास। बता दे, तुर्की के लंबे समय से राष्ट्रपति रहे रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वो शीघ्र नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे, जिससे ये संकेत मिलेगा कि देश में गैर रूढ़िवादी आर्थिक नीतियां जारी रहेंगी या तुर्की कहीं अधिक पारंपरिक नीतियों की ओर लौटेगा। 69 वर्षीय नेता एर्दोगन पर आर्थिक संकट के प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। तुर्की इस समय महंगाई और मुद्रा में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने शनिवार को नई सरकार के मंत्री का भी खुलासा किया। उन्होंने प्रसिद्ध पूर्व बैंकर और अर्थव्यवस्था के पिछले प्रमुख मेहमत सिमसेक को वित्त और राजकोष का मंत्री बनाया है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां जयशंकर जी ने कहा भारत अब वो देश नहीं रहा जो धीमी गति से घिसट कर चलता था। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को कहा कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। जयशंकर जी ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन ये बात कही। उन्होंने कहा ये अब वो भारत नहीं है जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। अब जब डिजिटल की बात आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत में जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो मुझे यूरोप तथा उत्तर अमेरिका में भी नहीं दिखाई देती। जयशंकर जी ने कहा जब हम इन 9 वर्ष में बदलाव की गति की बात करते हैं तो भारत में इस स्तर पर हो रहा बदलाव वाकई बहुत प्रभावशाली एवं बहुत बड़ा है और विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और विदेश में भारत के शुभ चिंतकों को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। वो शनिवार शाम को केप टाउन में स्थानीय और प्रवासी समुदाय द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगर आप भी दोस्तों वास्तव में मानते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो घिसट कर चलता था तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कमेंट में जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भेजने की बहुत बड़ी साजिश। जी हां, पाकिस्तानी सेना मेरी पार्टी तोड़ रही, भड़के इमरान खान। बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना और ISI उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इमरान खान पहले भी PTI पर कार्रवाई में सेना का हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन शनिवार रात उन्होंने लाहौर स्थित अपने घर पर एक इंटरव्यू के दौरान अब तक की सबसे स्पष्ट टिप्पणी की है। इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनकी पार्टी को तोड़ने के पीछे कौन है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का स्पष्ट रूप से मतलब है सैन्य प्रतिष्ठान, क्योंकि वे अब वास्तव में खुले तौर पर मेरे पीछे है। मेरा मतलब है कि ये अब छिपा नहीं है कि वे खुलेआम कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में सेना ने ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश को
चलाया है। हालांकि उन्होंने शायद ही कभी अपनी शक्ति के लिए सार्वजनिक चुनौती का सामना किया है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना मीडिया घरानों को हुक्म दे रही है कि इमरान खान को किसी भी कीमत पर टीवी पर नहीं दिखाना होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में इस्लामाबाद में देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के मालिकों के साथ सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी। इस दौरान ताकतवर सेना ने उन्हें इमरान खान से संबंधित किसी भी कवरेज को रोकने का निर्देश दे दिया है, वो भी सख्त निर्देश दिया है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब भूमि धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान की पार्टी में हलचल मची हुई है। पूर्व पीएम के कई साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां भुखमरी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का होगा हाल बुरा। यूएन की रिपोर्ट में चिंताजनक हालातों पर बहुत बड़ा दावा। जी हाँ, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान में गंभीर खाद्य सुरक्षा की असुरक्षा की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही दावा किया है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान में तीव्र खाद्य असुरक्षा बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कैलिफोर्निया में भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा उनको प्रौद्योगिकी की गहरी समझ है। जी हाँ, बता दें अमेरिका के कैलिफोर्निया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में यानी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सक्रिय सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप उद्यमियों के साथ राहुल गांधी की बैठक की मेजबानी करने वाले एक युवा भारतीय अमेरिकी उद्यमी ने कहा कि कांग्रेसी नेता को प्रौद्योगिकी के मानवीय पहलुओं की गहरी समझ है और वो इसे आम लोगों एवं रोजगार पर पड़ने वाले असर से जोड़कर देखते हैं। शासन जोखिम अनुपालन संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्लाउड आधारित मंच उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप फिक्स निक्स के संस्थापक शाह संकरन ने कहा कि राहुल गांधी कभी ये दावा नहीं करते कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कुछ नया जानने सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। बैठक के दौरान उन्होंने माना कि अलग अलग विषयों पर लेकर उनका सीमित ज्ञान है, लेकिन वो हमेशा प्रौद्योगिकी की गहरी समझ हासिल करने की अपनी ललक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी क्या है, भारत का एक एक समुदाय ये जानता है। दोस्तों भारत के हर किसी को पता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है राहुल गांधी को लेकर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, और क्या सलाह देना चाहेंगे कैलिफोर्निया के भारतीय अमेरिकी उद्यमी को। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर बड़ी खबर। भीषण हादसे के तुरंत बाद ट्रेन ड्राइवर ने कही थी ये बड़ी बात, रेलवे ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ, ओडिशा के बालासोर जिले में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में 275 लोगों से ज्यादा की जानें चली गई, जबकि 1000 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। रेलवे बोर्ड ने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश कर दी है। हादसे में शामिल 2 ट्रेनों के ड्राइवर बोले तो लोको पायलट और गार्ड घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब हादसे के तुरंत बाद से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन हादसे के बाद दिल्ली स्थित डिजास्टर वॉर रूम में बात की थी और बताया था कि हादसा आखिर कैसे हुआ। बता दें कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि ट्रेन हादसे के महज 15 मिनट बाद मुझे निजी तौर पर जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद डिजास्टर वॉर रूम में कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर यानी लोको पायलट से बात की। वो उस समय तक होश में था। उसने बताया कि उससे सिग्नल ग्रीन मिला था, उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। दूसरी ट्रेन यशवंतपुर एक्सप्रेस के A1 के टीटी से भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि पीछे से जोर की आवाज सुनाई थी। जब देखा तो उसे लगा कि पीछे कुछ आ रहा है। A1 के पीछे वाले 2 डिब्बे ट्रेन से अलग हो गए और पटरी से उतर गए। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने मालगाड़ी के गार्ड से भी बात की। जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि रेलवे का नियम है कि जब भी कोई मालगाड़ी खड़ी होती है तो ड्राइवर गार्ड की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन सेफ रहे। इसी वजह से मालगाड़ी का ड्राइवर उतरकर उसकी जांच करवा रहा था। इतने में ही ये हादसा हो गया। अगर गार्ड अपने गार्ड वाले डब्बे में होता तो वो नहीं बच पाता, लेकिन वो उस समय नीचे उतरा हुआ था, उसकी जान बच गई और उसने पूरा वाकया बताया। जी हाँ दोस्तों, यानी बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हुआ और इसमें समय की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं थी दोस्तों कि कोई बच पाता या संभल पाता या स्पीड को कम कर पाते। अचानक ये बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में अब इस हादसे को लेकर आप लोग सरकार से क्या विनती करना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी खबर की तरफ, जहां ओडिशा ट्रेन हादसे में ममता ने मौत के आंकड़े पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने मांगा रेल मंत्री का इस्तीफा। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि कल रेल मंत्री चुप थे और आज कुछ और बयान दे रहे हैं। दाल में कुछ जरूर काला है। आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में हुए भयावह रेल हादसे के बाद विपक्ष केंद्र पर लगातार निशाना साध रही है। जहां पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रेल हादसे को लेकर सरकार को घेरा है और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो उधर
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जबकि उनकी यानी केंद्र की सूची में मौतों का आंकड़ा घट रहा है। ये कैसे हो सकता है, पता नहीं वे संख्या कम कैसे हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि कोरोमंडल जैसी ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस क्यों नहीं लगा था, ACB क्यों बनाया गया ताकि ऐसी घटनाएं रुक सकें। अगर ट्रेनों में डिवाइस नहीं लगाई जाएगी तो क्या ट्रेनें अपने आप रुक जाएंगी। दरअसल बालासोर हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या पहले 288 बताई गई थी, लेकिन बाद में ओडिशा सरकार ने रविवार को मरने वालों की संख्या 288 से संशोधित करके 275 कर दिया है, जबकि घायलों की संख्या 1175 कर दी गई है। जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है दोस्तों कि कल जब मैंने एंटी कोलिजन वाली बात का जिक्र किया तो रेल मंत्री चुप क्यों थे। दो तरह के बयान आ रहे हैं, दाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूँ जो सच है वो सामने आए, मुझे रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए। बहरहाल एक तरफ ममता बनर्जी ये कह करके रेल मंत्री को घेरने की कोशिश करिए तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनको घेर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग दोस्तों। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, खड़गे का भी बयान आया है। कहा सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय ट्रेनों को दिखा रहे हैं हरी झंडी। खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी रेल सुरक्षा पर ध्यान नहीं देकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऊपर से नीचे तक सभी पदों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। खड़गे ने हादसे को लेकर ट्वीट किया और कहा कि PR नौटंकी ने व्यवस्था की कार्य प्रणाली को खोखला बना दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने रेलवे में 3 लाख पद खाली होने का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भर्ती किए जाने वाले बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं। दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने वापस ले ली शिकायत। सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान ने अपना केस वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार 2 जून को नाबालिग महिला पहलवान ने पटियाला हाउस कोर्ट जाकर केस वापस लिया। इस दौरान उसके पिता और दादा भी मौजूद थे। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये सूत्रों से जानकारी आई है जो हमने आपको बताया है। नवभारत टाइम्स की खबर है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान पिछले 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। नाबालिग पहलवान ने दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया था। ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।